नमस्कार, मैं हूं नीतू शमी राठौर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चहीते कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं उच्च शिक्षा के विभिन्न आयामों के बारे में। हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए हम मौजूद हैं रॉयल पब्लिक स्कूल सरस्वती एनक्लेव गुरुग्राम, जो कि 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस स्कूल का मोटो है गर्ल्स सेफ्टी एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर इस स्कूल के अचीवमेंट्स की बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल्स यहाँ के स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर्स स्टूडेंट्स इस स्कूल से निकले हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये जो स्कूल है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ पैनल में आपको बता दूं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री कृष्ण, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मिसेस मनी शर्मा, साइंस एक्सपर्ट मिसेस हिमांशी टुटेजा, मिसेस आकांक्षा यादव ह्यूमैनिटीज एक्सपर्ट, मिसेस ज्योति भारद्वाज कॉमर्स एक्सपर्ट। तो बच्चों, एक बार जोरदार तालियों के साथ चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं मनी शर्मा मैम, जो कि प्रिंसिपल है इस स्कूल की, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर अपने जो विचार हैं वो हम सभी के सामने रखें और जो छात्र हैं उनका मार्गदर्शन करें। रॉयल पब्लिक स्कूल सरस्वती एनक्लेव गुरुग्राम की स्थापना 21 अक्टूबर 2015 को हुई थी। स्कूल का मानना है कि शिक्षा के बिना समाज अधूरा है। कोई भी सिविलाइज्ड नहीं है। इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन सबसे पहले रॉयल पब्लिक स्कूल के लिए प्रथमता पर आता है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को पढ़ना है। जिस तरीके से हम बड़े हों और उसके बाद हम अपने समाज को, अपने देश को और विश्व में मानवता और नागरिकता, राष्ट्रवादी होते हुए अपने समाज और अपने देश को हितों का पालन करते हुए आगे बढ़ाएं। हमारे स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस बात को साबित भी किया है। कितने ही बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आप यूपीएससी लगाएं, चाहे आप डिफेंस में लगाएं, सीए बने, बैंकिंग में गए, आईएएस बने, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में भी रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें ना जाने अभी तक कितने ही गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सिल्वर मेडल बच्चों ने जीते हैं। जो बच्चों को सिखाया जाता है बहुत ही उत्सुकता के साथ बच्चे ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में अनुसरण भी करते हैं। इसके अलावा मैं ये मानती हूँ, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है, हम सब उस युग में जीवित हैं, हम सब उस युग में रहते हैं जहाँ पर महिलाओं की प्रधानता धीरे धीरे जिम्मेदारियों की तरफ अपना बहुत ही एक इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रही है। बिल्कुल सच कहा गया है कि यदि हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो मतलब हम एक परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल पब्लिक स्कूल का मिशन रहा है गर्ल्स सेफ्टी का। अगर हम महिलाओं को सशक्त कर देंगे, उनको जागरूक कर देंगे, तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो पहले क्यों ना उन्हीं से बात कर ली जाए। पहले आप ही के सवालों को हम ले लेते हैं। पूछिए, आपका क्या पूछना है। हमारे पूरे पैनल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ उमंग। माय क्वेश्चन इज़ दैट इफ़ वे अगर हम मेडिकल सिलेक्ट करें तो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे और कौन से ऑप्शनल रहेंगे। अगर आप मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करते हैं क्लास 11th में, तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप चूज़ कर सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स।
हमारे पैनलिस्ट साथी ने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है कि अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको पीसीबी लेना होगा, और पीसीबी के साथ में जो भी आपके स्कूल्स में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट चॉइस है वो आप ले सकते हैं। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप मेडिकल में करना क्या चाहते हैं। आपका टारगेट खाली एमबीबीएस गोल अचीव करना है, या आप साइंस पढ़ के उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस ये ही आपके पास ऑप्शंस नहीं है। मेडिकल लाइन में बहुत सारे मेडिकल लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड यही करना है कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेस पे आप अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। बायस ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो किसी से, इस पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई साथी ये स्ट्रीम ले रहा है तो मैं भी ये स्ट्रीम लूँ। आपको अपना आईक्यू, अपना एप्टीट्यूड और अपनी इंटरेस्ट एरिया को ज़रूर चेकआउट करना होगा ताकि आप अपने फ्यूचर में अपना गोल इजीली अचीव कर सकें। अगला सवाल कोई और स्टूडेंट पूछना चाहे तो। माय नेम इज़ दीपक। मेरा क्वेश्चन है कि हमें सीएमए क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सीएमए ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम आपने ऑप्ट की है, कॉमर्स स्ट्रीम के बाद मेन प्रोफेशनल 3 कोर्सेज होते हैं, एक सीए, देन सीएमए, सीएस। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं तो आप सीएमए ले सकते हैं। अब इसका काम क्या है, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसका सेलिंग प्राइस हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, मींस कॉस्ट एंड सेल के बीच का जो मार्जिन है वो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये सीएमए की रिक्वायरमेंट होती है। पास्ट में इसको आईसीडब्ल्यूए के नाम से जाना जाता था इस कोर्स को। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। हेलो एवरीवन, आई एम रमनिक दुआ। मेरा ये क्वेश्चन था, मेरी क्वालिटी टीम लीडरशिप है, तो मेरे को आगे जाके कौन सा प्रोफेशन या फिर स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आपकी क्वालिटी टीम लीडरशिप है तो आगे जाके आप एक बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे आप डीएम बन सकते हैं, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं अगर आपके अंदर टीम लीडरशिप क्वालिटी है। और टीम लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी है तो आप कुछ ऐसे खेल में भी जा सकते हैं जिनके अंदर टीम लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतना अर्ली स्टेज पे आपको ये क्लियर हो गया कि आपके अंदर टीम लीडरशिप क्वालिटी है। अब यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि आपके अंदर क्वालिटी है तो आप अपनी टीम को मैनेज कैसे करते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी खुद की स्किल्स को एनालाइज करना है कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर टीम लीडरशिप की क्वालिटी है, तो कोई आपके प्रेशर से काम करता है या आपके अंदर ऐसे कुछ गुण हैं जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको फोकस कर देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो उसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर लीजिए आप, तो उसमें आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा। किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं और आप एज ए एडमिन हेड होते हैं तो वहाँ पे आपके नीचे टीम मिलती है, उस टीम से काम कराना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको आप किस तरीके से डील करते हो, उस टीम को आप कैसे मोटिवेट करते हो और आपके अंदर किस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यहीं पे आती है कि आप सबसे पहले एक अच्छे लिसनर होने चाहिए, आप हम्बल होने चाहिए, आप कोऑपरेटिव होने चाहिए, आपको दूसरे की प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। और हमेशा एक अच्छा लीडर ये नहीं कहता कि मैंने काम किया, वो हमेशा कहता है कि मेरी टीम ने, हमने सब ने ये काम कंप्लीट किया। एप्रिसिएशन के लिए कभी भी लीडर सामने नहीं आता कि मैंने ये काम किया, मुझे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। एक अच्छा लीडर यही चाहता है कि मेरी टीम को एप्रिसिएशन मिले, मेरी टीम का हर एक सदस्य अपने आप को मोटिवेटेड फील करे,
और वो अपने लेवल पे जो उसको टास्क दिया गया है उस टास्क को इन टाइम कंप्लीट करे और बहुत बेहतरीन तरीके से करे। जब आपके पास मल्टीपल टास्क आएंगे तो आप इस चीज़ से क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि किसी भी एरिया में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आपको चाहे सोसाइटी से डील करना हो, चाहे अपने कोलीग्स के साथ डील करना हो, अपने हायर बॉस के साथ डील करना हो या अपने पियोन के साथ डील करना हो। तो उन सब के साथ एक कम्युनिकेशन, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना और उनको बहुत अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड करके चलना एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। और होप्स हो कि आप उसे करेंगे तो किसी भी फील्ड में जाइए, आपके लिए ब्राइट फ्यूचर रहेगा। चाहे आप अपना खुद का बिजनेस करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, ये सबसे अच्छी बात होती है कि लीडरशिप के अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं जो अपने सभी साथियों को साथ लेके चलता है। और डेफिनेटली इससे आपका तो ग्रोथ होता ही होता है और आपके बाकी साथियों का भी ग्रोथ होता है। तो काम करते वक्त आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले अपने पे काम करें और लीडरशिप क्वालिटी के हर पैरामीटर को चेकआउट करें कि किस लेवल की क्वालिटीज़, नॉलेज और बिहेवियर मेरे अंदर होना चाहिए ताकि मैं इस लीडरशिप क्वालिटी को बहुत हेल्दी वे में आगे ले जा सकूं। माई सेल्फ प्राची सिंह। मेरा क्वेश्चन है, लाइक हमने MBBS कर लिया, उसके बाद कौन से स्टेप्स होंगे कि हम एक स्पेशलिस्ट लाइक गाइनो और न्यूरो बनने के लिए? आफ्टर MBBS आपको करना पड़ता है एक कोर्स जिसका नाम होता है MS होता है मास्टर्स इन सर्जरी, या आप कर सकते हैं MD होता है मास्टर्स इन मेडिसिन। अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको करना पड़ेगा कोर्स जो कि है MS मास्टर्स इन सर्जरी। ये एक स्पेशलिटी कोर्स होता है जो आपको MBBS के बाद करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ भूमिका राठौर। मेरा क्वेश्चन ये है कि नीट क्लियर करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नीट क्लियर करने के लिए आपके पेपर में आते हैं 3 सब्जेक्ट्स जिनका नाम रहता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आप डिसाइड करें कि आपका जो वीकनेस है वो किस सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है या बायोलॉजी में है। आप पहले चूज़ करें उस सब्जेक्ट को कि जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको पहले पूरा करें, उसकी तैयारी करें। देन फिर आप करें वीक सब्जेक्ट की तैयारी जिनमें मेन चीज़ें आपको देखनी होंगी जो नीट के एग्ज़ाम में आती है। उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट देने होंगे नीट की प्रिपरेशन के लिए और अपनी फाउंडेशन बेसिक्स जितने भी हैं उसको क्लियर करके चलिए। जो भी डाउट्स आपके हैं वो आप अपने टीचर्स से, मेंटोर्स से, अपने क्लासमेट से क्लियर करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर अगर मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करता हूँ पर कुछ कारणवश मैं उन्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो क्या मैं आर्ट्स या कॉमर्स के कोर्सेज कर सकता हूँ या नहीं? सबसे पहले तो ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि आपने जो आपका फ्लक्चुएशन हुआ है वो आप किसी चॉइस से हुआ है या आपके प्रेशर से हुआ है या आप उसमें इंजॉय करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इंजॉय करते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने उस चीज़ को डिसाइड कैसे किया कि आप ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे तो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 साल उसमें लगा चुके हैं, चाहे वो साइंस है चाहे कॉमर्स है, और उसमें जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप 100% की बात करते हैं तो वो नहीं सीख पाए होंगे तो कम से कम 60% सीखा होगा, 70% सीखा होगा। और आप वहाँ से बिल्कुल हटके ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपने ये चूज़ किया तो क्या सोच के किया और इसके पीछे कैरियर गोल आपने क्या मन में रखा कि अगर मैं इस टीम में जाता हूँ तो मैं ये कैरियर गोल अचीव करूँगा। जब हम साइंस और कॉमर्स में पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग स्किल बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि लिटरेचर का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और न्यूमेरिकल या मैकेनिकल उसमें हमारा थोड़ा सा फोकस रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप किसी चीज़ से स्विच कर रहे हैं तो उसके प्रो एंड कॉन्स भी ध्यान में रखें कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपकी वो स्ट्रेंथ आपके साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है, आपकी रीडिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल और आपकी अंडरस्टैंडिंग,
ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप किसी एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जाने के बारे में सोचें, और डिसीजन तभी बनाएं जब आप एक्यूरेट ये कंफर्म कर चुके हों कि यस मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और इस कारण से मैं इस फील्ड में मूव करना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा सोच के करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहेंगे। डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल इन योर फ्यूचर। मेरा नाम शिवम है और मेरा सवाल यह है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी होगी? अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो हमारी मिलिट्री है, डिफेंस सर्विसेज हैं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आप जा सकते हैं। और डिफेंस में हायर पोस्ट भी होती हैं और आप एक सोशल एक्टिविटिस्ट भी काम कर सकते हैं समाज को सुधारने के लिए। लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, क्या सच में आप डिवोशनल हैं उन सब चीज़ों के लिए जो कि एक कंट्री की डिमांड होती है। एक कंट्री की डिमांड सिर्फ यही नहीं कि आप गए, आपने जॉब कर ली, दैट्स इट। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ स्टेज पे आके जो डिफेंस सर्विसेज वाले पर्सन हैं उनसे वो भी हटा दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स कुछ स्टेजेस पे। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि ये एक मिथ है समाज में कि आर्ट्स वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं। जैसा कि मैम ने बताया, नॉर्मली आपने 11th-12th में आर्ट्स ली और बस आपका काम ख़त्म नहीं। जितनी ये इजी दिखती है उतनी ज़्यादा टफ भी है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मिलिट्री में जा सकते हैं, डिफेंस अनदर सर्विसेज में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि वे एक विद्यार्थी होते हुए समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये डिसाइड करें कि सोसाइटी में जो हो रहा है उसको आप बदलना चाहते हैं तो उसमें आपकी भागीदारी कितनी है, आप किस तरीके के रोल प्ले करते हैं, किस तरीके का एक्ट प्ले करते हैं अपनी सोसाइटी में। क्या आप वो सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो हम सबको करने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का मिला जुला एक स्वरूप है जिसको हमें मिलके ठीक करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अभी स्वच्छता अभियान चला, काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन आप अपने नियर बाय देखेंगे तो कुछ गंदगी अगर पड़ी है तो उस गंदगी को आप भी नज़रअंदाज करके निकल जाएंगे। अगर आप कुछ सुधारना चाहते हैं तो मैं को सुधारिए, अगर मैं सुधर गया तो डेफिनेटली मुझे देख के 2 लोग और भी सुधर जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि आप उस प्रेशर को डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करते हुए 4 लोग आपका मजाक भी बनाने वाले हैं, आपका उपहास करेंगे कि भाई अच्छा ये अब ये गंदी चीज़ें तू उठाने लग गया, ये तेरा काम है, ये तो उसका काम है। बट इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो हर एक एरिया को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है प्रॉपर तो आप जाके इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में जा पे हंगामा करेंगे कि वहाँ पे करप्शन है, आप वहाँ पे जाके उसको ठीक करेंगे। आपको हर एक एरिया को देखना होगा और आपको अपने बारे में ये ज़रूर निर्धारित करना होगा कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था लीडरशिप क्वालिटी का, तो वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है और उसका ही ये एक पार्ट है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर सकते हैं, आप अपने द्वारा लोगों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। अगर गांधी जी अकेले चले थे एक लाठी और लंगोटी के साथ तो देश पूरा क्यों हुआ उनके पीछे, ऐसी कौन सी चीज़ें थी। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो वो एक मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री के पद तक आए, उनकी जर्नी क्या थी, उस जर्नी में क्या उनको ये लगता था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ काम उन्होंने देश के लिए ऐसे किए कि जिससे वो उस मुकाम पर पहुंच गए। तो सबसे पहले हम ये निर्धारित कर लें हम क्या कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेंथ ऐसी है कि हम कोई कुछ भी बोले लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।
यहाँ पे हमारा बिहेवियर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा पेशेंस, हम इस तरीके से कि पेशेंस हमारे अंदर है, किसी ने आपको बुरा बोल भी दिया तो आपके अंदर वो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप उसको डील कैसे कर सकते हो, उस चीज़ को रियलाइज़ कैसे करा सकते हो। आप लड़ नहीं सकते, लेकिन आप रियलाइज़ तो कराओगे कि ये देश के लिए, ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी सराउंडिंग के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप इसमें अपना योगदान देंगे तो हम लोग सब मिलकर चीज़ें बदल सकते हैं। आई एम प्रियव्रत फ्रॉम क्लास 10th A2। सर, मेरा यह प्रश्न है कि यदि मेरी रुचि खेलकूद, स्पोर्ट्स तथा मैथ्स दोनों में है तो फिर मेरे लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सी होगी? आपने दो कॉम्बिनेशन सामने रखे कि मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन। तो आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप पीसीएम पढ़ना चाहते हैं या आप कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं या आप ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है। और आप स्पोर्ट्स में किस लेवल पर खेल चुके हैं। अगर आप अपने कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका किस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है। उसके अलावा आप जोनल खेले हैं, इंटर जोनल खेले हैं, नेशनल खेले हैं, या आप किस लेवल तक खेल चुके हैं। अगर आप इस में से किसी भी स्टेज पे खेले नहीं हैं और आप ये मान के चलते हैं कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, तो आपने कंपटीशन को तो अभी फील किया ही नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान करें कि पहले तो आप स्ट्रीम कौन सी लेना चाहते हैं वो डिसाइड करें, और उसके डिसाइड करने के बाद ही आपका कैरियर सेट होगा कि आप अगर पीसीएम पढ़ रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या आप एक प्लेयर बनना चाहते हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब हम सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं तो हम लोगों के पास चॉइस तो आ गई, लेकिन हम अपने लेवल पे क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे डिसीजन और डिस्कशन दोनों में बहुत ही कम मैं कहूँगा कि गैप होता है, लेकिन डिसीजन हमारा ऑलरेडी बन जाता है, डिस्कशन बाद में होता है। आप लोग समझते हैं कि घर में जब भी कभी बात होगी तो आप लोगों को क्या बनना है ये डिसीजन हो चुका है, तो डिस्कशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। तो बेटर ये होगा कि पहले डिस्कशन करें, तालमेल रखें, बातचीत करें और उसके बाद डिसाइड करें कि अब इस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लें कि आप फील्ड में कौन सी में जाना चाहते हैं, एंड उसके बाद आप ये निर्धारित करें कि आप गेम किस लेवल पे खेले हैं और आपका इसके अंदर क्या स्कोप है। मेरा नाम अमित कुमार तिवारी है। मेरा क्वेश्चन यह है कि बीए और बीकॉम में से कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं परस्यू कर सकता हूँ? बीकॉम में हर सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट किया गया है, जबकि बीबीए में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा दी जाती है, आपको फील्ड वर्क भी कराया जाता है। आपके सामने जैसे आप 10th क्लास में एग्ज़ाम देंगे इंग्लिश का, आपको एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन दिया जाता है, मीन्स आपको एक केस दिया गया, उसके थ्रू आपको आंसर सर्च करने हैं। सेम आप बीबीए में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट थिंग, इस स्ट्रीम में सिर्फ बीबीए और बीकॉम ही नहीं है, होटल मैनेजमेंट भी है। इस स्ट्रीम में आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आप कॉलेज कौन सा चूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा, उस क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या था। अब या तो आप ह्यूमैनिटीज़ से 12th पास आउट हैं तो आप बीकॉम नहीं करेंगे, और अगर आप कॉमर्स से पास आउट हैं तो आप बीकॉम करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन है आपके माइंड में कि मैं बीए करूं या बीकॉम करूं। तो एक तो क्लियर है पिक्चर कि अगर आप बीकॉम कर रहे थे, कॉमर्स से पढ़े थे, और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो अब कॉमर्स से बीकॉम नहीं करना चाहता, अब मैं बीए करना चाहता हूं, तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप बीए ह्यूमैनिटीज़ से पढ़े हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आप कॉमर्स से बीकॉम करेंगे। तो एक तो क्लियर हो जाता है कि आप अगर ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो बीए ही करें, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन हो गए कि आप चाहे बीए करें या बीकॉम करें। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ अपने आप पहले से ही आप डिसाइड कर चुके हैं। जब आपने स्ट्रीम सिलेक्शन किया तो आपने अपना कैरियर गोल माइंड में रखा होगा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के ये गोल अचीव करना चाहता हूँ। अगर आपने कॉमर्स से शुरू किया तो आपने ये सोचा होगा मैं कॉमर्स से पढ़ के ये गोल अचीव करना चाहता हूँ। तो दोनों ही फैक्टर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को लेके,
लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब स्ट्रीम सेलेक्ट करें तो एक अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिससे आपका एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाता है कि आप किस एरिया में बेस्ट कर सकते हैं। तो वो करके एक काउंसलर की गाइडेंस के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने टीचर्स की गाइडेंस से आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको इस तरीके का कन्फ्यूजन फ्यूचर में नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 11th के बाद कैट का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ तो मेरे बेसिक सब्जेक्ट क्या होंगे? बेटा पहली बात तो 11th के बाद में कैट नहीं होगा आपका, आपको 12th पास आउट करने के बाद हो। सो उसमें आपको देखना है कि अगर आप LLB करना चाहते हैं, आपका टारगेट LLB करने का है, तो आपको क्लैट देना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉलेज कौन सा मिलता है। तो ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट अभी तक आप पढ़ रहे हैं, तो जर्नल आपका जो सिलेबस है वो 10th बेस का आपका साइंस, मैथ और सब उसमें रीजनिंग वगैरह कंप्लीट होगा। तो आपको क्लैट 12th पास करने के बाद ही देना होगा। माय नेम इज़ चारू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं IIT JEE करना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे मेन सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे एंड उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूँ? बेटा IIT JEE के 2 लेवल्स होते हैं, पहले मैं बताना चाहूँगी। पहला लेवल होता है JEE मेंस और दूसरा लेवल होता है JEE एडवांस्ड, जिसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन, जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगेन आपको डिसाइड करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, आइदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप जो है 11th का सिलेबस पहले उठाएंगे या 12th का। क्वाइट ऑब्वियस है, 11th आपका बेसिक है। 11th क्लास की पढ़ाई के साथ साथ आप 11th में जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आप उनकी डिटेल स्टडी करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के डिसाइड करें कि आपको किस टॉपिक पे कितना एम्फसाइज करना है, ताकि आप फर्स्ट JEE मेंस क्लियर कर पाएँ एंड देन टारगेट फॉर JEE एडवांस्ड। आई एम कीर्ति। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल फील्ड में जाना है तो हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी? बेटा अगर आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना है तो द बेस्ट फील्ड यू शुड सेलेक्ट इज नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में, जैसे कि आपने बात करी टेक्नोलॉजी की, तो कंप्यूटर साइंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने बताया रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और अगर आप स्पेस में रुचि रखते हैं, स्पेस में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कैसे स्पेस क्राफ्ट बने जाते हैं, तो आप कर सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो इसके लिए आपके पास 11th और 12th में होना चाहिए नॉन मेडिकल स्ट्रीम, हैविंग कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। माय नेम इज़ समीक्षा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉमर्स के साथ मैथ्स लेने के क्या फ़ायदे हैं? मैथ्स का ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे आप डरते हो। फ़ायदा क्या है, आपको एक अदर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, वो एक एडिशनल सब्जेक्ट है। आपको अकाउंट्स की भी नॉलेज, आपको बिजनेस स्टडी की भी नॉलेज, आपको मैथमेटिक्स की भी नॉलेज। आप आगे जाके अगर आप मैथमेटिक्स में ऑनर्स से BA करना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स से MSc वगैरह करते हैं, वो आप कर सकते हैं। एक आप एडिशनल सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं, उसमें आपकी हेल्प मिल जाती है मैथ्स में। फिलहाल अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमारे एक्सपर्ट पैनल की टीम को मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी समय निकाल कर आए, बच्चों की क्वेरीज़ को आपने जाना, और सभी बच्चे जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए, तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। सभी एक साथ बोलिएगा, जय हिंद, भारत माता की। चलिए इसके साथ चाहूंगी आप सभी से इजाजत, लेकिन अगली बार एक बार फिर से हम आएंगे इस कार्यक्रम में एक नए स्कूल में नए नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।